चलिए आज एक ऐसे देश की कहानी सुनते हैं जो यूरोप के बिल्कुल चौराहे पर बसा है। एक ऐसी जगह जिसकी पहचान लचीलेपन और एक कभी ना हार मानने वाली भावना से बनी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया की। ये कोई मामूली फैक्ट नहीं है। ये लिथुआनिया की आज़ादी की जिद का सार है। सोचिए, सोवियत संघ जैसी ताकत से अलग होने का ऐलान करने वाला पहला देश बनना, ये उनके हिम्मत की कहानी कहता है। तो लिथुआनिया को सही मायनों में समझने के लिए हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम इसकी अनोखी जमीन को देखेंगे, फिर यहाँ के लोगों के मजबूत दिल को समझेंगे, उसके बाद आग में तपे इसके इतिहास को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज ये देश कैसे एक नए रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी इसकी ज़मीन से। लिथुआनिया की लोकेशन ही अपने आप में बहुत खास है। ये पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बिल्कुल मिलन बिंदु पर है और इस एक बात ने इसके पूरे इतिहास और कल्चर पर गहरी छाप छोड़ी है। तो ये कितना बड़ा है, अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा इस पर नज़र डालिए। लगभग 65,300 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला ये डेनमार्क से तो बड़ा है, पर हाँ, आयरलैंड से थोड़ा छोटा है। लेकिन बात सिर्फ साइज की नहीं है, यहाँ की जमीन में भी गजब की वैरायटी है। इसका लैंडस्केप, जिसे आखिरी आइस एज के ग्लेशियरों ने बनाया था, बहुत ही अलग अलग तरह का है। कहीं आपको सपाट निचले मैदान मिलेंगे तो कहीं ऊंचे पहाड़ी इलाके। एक तरफ खूबसूरत समुद्री तट है तो दूसरी तरफ झीलों से भरा उत्तरी इलाका। और इसकी कुदरती खूबसूरती का एक बेहतरीन नमूना है ये 98 किलोमीटर लंबा कुरोनियन स्पिट। ये रेत के टीलों का एक प्रायद्वीप है जो बाल्टिक सागर के किनारे एक असली खजाने जैसा है। तो ये तो हुई जमीन की बात, लेकिन किसी भी जगह की असली पहचान तो वहाँ के लोगों से होती है ना? तो चलिए अब बात करते हैं लिथुआनिया के लोगों, उनकी भाषा और संस्कृति की, यानी इस देश के मजबूत दिल की। यहाँ की आबादी करीब 30 लाख है और इनमें से लगभग 84% लोग लिथुआनियाई हैं, जो बहुत पुरानी बाल्टिक जनजातियों के वंशज माने जाते हैं। इनके अलावा पोलिश, रूसी और बेलारूसी जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं जो ज़्यादातर बड़े शहरों में रहते हैं। धर्म का यहाँ की पहचान से बहुत गहरा नाता रहा है। लगभग 77% आबादी रोमन कैथोलिक है। और जानते हैं, जब देश पर दूसरों का शासन था, तब यही कैथोलिक धर्म उनकी राष्ट्रीय पहचान को बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बना था। और हाँ, किसी भी कल्चर को जानने का सफ़र खाने के बिना तो अधूरा है। तो सबसे पहले है सेपेलिनाई। ये आलू से बने बड़े बड़े डम्पलिंग्स होते हैं जिनके अंदर मांस या पनीर भरा होता है। इसे देश का नेशनल डिश माना जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके बाद आता है केप्टा डुओना, जो एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक है। सीधी सी बात है, ये राई ब्रेड को फ्राई करके बनाया जाता है और इसे अक्सर लहसुन की चटनी के साथ खाते हैं। इससे पता चलता है कि राई ब्रेड इनकी डाइट में कितनी ज़रूरी है। और आखिर में चुकंदर का सूप। इसका ये चमकीला गुलाबी बैंगनी रंग ही कितना कमाल का है। ये चुकंदर से बनता है, जो यहाँ के खाने का एक अहम हिस्सा है, और इसे गरम या ठंडा दोनों तरह से पिया जा सकता है। अब हम रुख करते हैं इस देश के लंबे और अक्सर उथल-पुथल से भरे इतिहास की तरफ। शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच होने की वजह से लिथुआनिया का इतिहास सच में आग में तप कर निकलने जैसा रहा है। 13वीं सदी में ये एक बहुत बड़े साम्राज्य ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया के तौर पर उभरा, जो बाल्टिक सागर से लेकर काला सागर तक फैला था। फिर पोलैंड के साथ मिलकर इन्होंने यूरोप के सबसे बड़े राज्यों में से एक बनाया। लेकिन 18वीं सदी के आखिर में इसका बंटवारा हो गया। 1918 में आज़ादी मिली, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने इस पर कब्जा कर लिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, साल 1990। लिथुआनिया सोवियत संघ से अपनी आज़ादी का ऐलान करने वाला पहला देश बना। ये दौर तनाव से भरा था, लेकिन 1991 में इन्होंने आखिरकार अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर ली। उम्मीद इन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और इसी आज़ादी ने लिथुआनिया के एक नए जन्म का रास्ता खोला। इसके बाद से इसने खुद को एक मॉडर्न यूरोपियन देश के रूप में बहुत कामयाबी से बदला है। आर्थिक तौर पर जो बदलाव आया वो सच में देखने लायक है। एक सोवियत स्टाइल की कंट्रोल्ड इकोनॉमी से ये देश एक फ्री मार्केट इकोनॉमी बन गया। 2022 तक इसकी जीडीपी लगभग $70 बिलियन पहुंच चुकी थी, जो यूरोपियन संघ के साथ इसके सफल जुड़ाव का एक साफ संकेत है।
तो आज की तारीख में यहाँ की इकोनॉमी चलती कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा है सर्विस सेक्टर का, जहाँ लगभग 2/3 लोग काम करते हैं। इसके बाद नंबर आता है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें फूड प्रोसेसिंग और मशीनरी जैसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। लेकिन इतनी आर्थिक तरक्की के बावजूद लिथुआनिया ने अपनी सांस्कृतिक आत्मा को जिंदा रखा है। यहाँ की कला और संगीत की जड़ें आज भी पुरानी लोक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। मिकालोजस कॉन्स्टेंटिना स्यूरलियोनिस जैसे कलाकारों ने लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर एक ऐसी कला को जन्म दिया जो बिल्कुल अनोखी और राष्ट्रीय है। तो लिथुआनिया की कहानी लचीलेपन और एक नए जन्म की एक जबरदस्त गाथा है। इसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और आज एक मॉडर्न जिंदा दिल देश के रूप में खड़ा है। अब जब ये एक नए यूरोप के चौराहे पर है, तो सवाल यही उठता है कि लिथुआनिया आगे कौन सा रास्ता चुनेगा।